का आया, फिर 1898 का आया, उसके बाद फिर 1973 का आया, और अब 2023 में चौथा सीआरपीसी आ रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट पहली बार बदला जा रहा है, और जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, ये भी पहली बार बदला जा रहा है। इसके जो मुख्य प्रावधान है वो हम देखेंगे। साथ ही क्या पुराने और नए बिल में, जो पुराने एक्ट में और नए बिल में, ये अभी बिल ही है क्योंकि प्रस्तुत हुआ है केवल लोकसभा में, स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया है। तो पुराने और नए बिल में क्या क्या चेंजेस है वो हम देखेंगे। पहले 5-10 मिनट मैं कुछ स्लाइड्स रिपीट करूंगा ताकि एक कंप्लीटनेस के लिए, कि जो आईपीसी और सीआरपीसी के जिन्होंने अटेंड ना किए हो तो उनको भी पता चल जाए, और जिन्होंने अटेंड किए हो उनका एक रिवीजन हो जाए, और फिर हम इंडियन एविडेंस एक्ट को डिटेल में देखेंगे। कई आरटीआई कार्यकर्ता भी इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 74, 76 काफी इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में प्रावधान है वो भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम भारतीय न्याय संहिता देखते, जो नया नाम है आईपीसी का। इसमें 22 प्रोविजन है जो आईपीसी के हटा दिए गए हैं। 175 एग्जिस्टिंग प्रोविजन में बदलाव लाया गया है, 8 नए सेक्शन जोड़े गए हैं, 356 प्रोविजन है नए बिल में 19 चैप्टर में। पुराने बिल में, पुराने एक्ट में 511 प्लस 63 जो अलग अलग संशोधन से जोड़े गए थे, इस तरह से 574 सेक्शन थे आईपीसी में। तो आईपीसी काफी छोटा हो गया है, कुछ सेक्शन कंबाइन कर दिए गए हैं। अब चैप्टर जो पहले 26 थे उसकी बजाय 19 चैप्टर्स है। 184 सेक्शन जो है आईपीसी के वो अनचेंज है। इस तरह से लगभग 64% आईपीसी जो है वो बदल गया है या बदल जाएगा। विंटर सेशन में ये पास हो जाने के चांसेस है, जब ये स्टैंडिंग कमेटी से रिपोर्ट आएंगी, और उसके बाद राज्यसभा में भी ये प्रस्तुत होगा। लोकसभा में भी अभी वोटिंग नहीं हुआ है, केवल प्रस्तुतिकरण है, मतलब लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है सभी के लिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सीआरपीसी का नया नाम है। इसमें 11 प्रोविजन है जो बदले गए हैं, 160 प्रोविजन है जो 111 समाप्त कर दिए गए हैं, 160 को बदला गया है, और 10 नए सेक्शन जोड़े गए। पहले 533 सेक्शन थे 38 चैप्टर में, नए में अभी 533 है। पुराने में 484 प्लस 51 थे जो संशोधन से जोड़े गए थे, और 37 प्लस 2 ऐसे 39 चैप्टर थे। 39 चैप्टर के बजाय 38 चैप्टर रहेंगे, और जो पहले 535 प्रोविजन थे तो उसकी जगह पर 533 प्रोविजन अब रहेंगे। पहले 2 शेड्यूल थे, अभी भी 2 शेड्यूल रहेंगे। 364 सेक्शन है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इस तरह से लगभग 32% सीआरपीसी जो है वो बदल गया है या बदला जाएगा। अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखते हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। 5 प्रोविजन है जो हटा दिए गए हैं। कौन कौन से हटाए गए हैं वो भी नाम मैं बताऊंगा। 23 प्रोविजन में बदलाव किया गया है, और एक नया प्रोविजन जोड़ा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे साक्ष्य अधिनियम को ही ये मतलब प्रक्रिया को ही बदल देता है, ऐसा एक प्रोविजन है, तो वो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में। और 170 सेक्शंस है नए में, पहले 167 सेक्शन थे, और कुछ सेक्शन जोड़े गए थे बाद में इसमें। अब 170 सेक्शन है जो 11 चैप्टर में है। पहले 3 पार्ट थे, अभी भी 3 पार्ट है, लेकिन ये पार्ट का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है, खास करके पहले चैप्टर में। 149 सेक्शन है कि जिसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, और इस तरह से 13% इंडियन एविडेंस एक्ट बदल गया है। अब इसका जब हम पृष्ठभूमि देखते हैं कि इसमें जो वर्तमान प्रोग्रेस क्या है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है, मेन प्रॉब्लम यह है कि कन्विक्शन रेट केवल 10% है। 10% से 90% इसको बदलने का टारगेट रखा गया है, और इसके लिए ये तीनों एक्ट में एक साथ चेंजेस किए गए हैं। पास्ट में भी ऐसा कई बार हुआ है कि तीनों एक्ट में एक साथ चेंज किया गया, तो उसको बोलते क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जैसा 1944 में लाया गया था या अभी 2014 में लाया गया। तो तीनों एक्ट में जब चेंजेस एक साथ होते हैं तो उसको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट कहा गया है पास्ट में। अब की बार तीनों को रिपील कर दिया जा रहा है, और साथ ही एनआरकी ना हो, तो इसलिए बहुत कुछ चीजें पुरानी कॉमन रखी गई है, लेकिन काफी बदलाव भी इसमें है, और ये प्रक्रिया लगभग 5 साल से चल रही थी। तो हम देखें कि इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स है। और जो 160 पुराना जो कानून है, इंडियन पिनल कोड, या जो भी कॉलोनियल बैगेज जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून,
तो इसको समाप्त करने के लिए किस तरह से इसमें पहल की गई है ये हम देखेंगे। पूरी प्रोसेस जो है, फाइलिंग ऑफ एफआईआर से लेके केस डायरी से लेके चार्जशीट, जजमेंट, ये पूरी प्रक्रिया डिजिटाइज कर दी जाएगी। ये सीआरपीसी का प्रावधान है। 3 बिल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने मानसून सेशन के आखिरी दिन में 11 अगस्त को ये किया है। और इसमें एक जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसके 4 पिलर्स होते हैं, पहला पिलर पुलिस, दूसरा प्रोसिक्यूशन मतलब पुलिस के वकील, तीसरा जुडिशियरी मतलब जजेस, और चौथा जेल यानी करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सभी को चेंज करने के लिए इसमें क्या क्या प्रावधान है वो हम देखेंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मॉडर्नाइजेशन, जिसमें ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, बीपीआरडी, वो भी टाइम टू टाइम सजेशन देते रहता है, तो उनसे भी इस बार सजेशन लिए गए थे। और जुडिशियल प्रोसेस, इसमें जुडिशियल एकेडमी से भी सजेशन लिए गए थे। Government maintains that the proposed legislation aim to not only address the current challenges faced in the criminal justice system, but also incorporate critical provisions on use of technology and forensic science besides simplifying procedures. तो फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा देने के लिए इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का प्रावधान किया गया है। और प्रोसीजर का जो सिंप्लीफिकेशन है वो एक्ट में भी हमको दिखता है, जो चैप्टर्स का और सेक्शंस का जो नॉमेनक्लेचर है, जो बदलाव किए गए हैं, तो उसे ये समझने में काफी सिंपल है एज कंपेयर टू प्रीवियस 3 एक्ट्स। अब जो पेंडेंसी है, जिसको एरियर्स कहते हैं, इसके बारे में लॉ कमीशन ने काफी सजेशंस टाइम टू टाइम दिए थे। और इसमें कोर्ट केसेस में पेंडेंसी को कैसे कम किया जाए, क्योंकि करोड़ों केसेस लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है। और मेन जो दोष दिया जाता है वो सीपीसी और सीआरपीसी को दिया जाता है, ये प्रोसीजर ही। और इसीलिए आर्बिट्रेशन या जो एडीआरएस है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम्स, इसको कोर्ट और जजेस बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इसमें सीपीसी और सीआरपीसी के मुताबिक चलना आवश्यक नहीं होता है। स्ट्रेंथनिंग प्रोसिक्यूशन और इंक्रीजिंग फाइन्स अपॉन कन्विक्शन। जो पहले जो फाइन थे लगभग 100 गुना कर दिए गए हैं। पहले बड़े रिडिकुलस फाइन थे, 10 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, तो अब हम देखें कि लगभग 100 गुना कर दिए गए। ये 50 गुना करने का प्रावधान था, तो इन्फ्लेशन जितना बढ़ा है 1860 के बाद, वो देखते हुए इसमें लगभग 100 गुना कर दिए गए हैं। सेक्शन टू सेक्शन अलग अलग है। रिड्यूसिंग क्राउडिंग इन करेक्शनल होम्स। अब जो करेक्शनल होम्स है, जिसमें हम जेल मानते हैं सुधार गृह, दूसरा वुमेन प्रोटेक्शन होम, जिसमें जो समासीनी गृह होते हैं, जो सजा याफ्ता मुजरिम प्लस जो अनाथ है वो लोग भी रहते हैं, और जो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम, जिसमें जो घर से भाग गए या जो अनाथ बच्चे हैं, या फिर जो ये है क्रिमिनल केसेस जिन पे चल रहे हैं अंडर ट्रायल, जिनको कहते हैं, प्लस स्पेशल होम्स, ये सभी को यहाँ पर करेक्शनल होम कहा गया है, सुधार गृह। और एक्सपेडाइटिंग ट्रायल, कि ट्रायल की प्रक्रिया कैसे की जाए फास्ट, तो इसलिए इसमें टाइम बाउंड प्रोविजन कर दिए गए हैं पहली बार। और लॉ कमीशन के जो रिपोर्ट्स है, पूरे के पूरे रिपोर्ट सब लॉ कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिक है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। और इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी है, तो अब हिंदी में भी बहुत सारे रिपोर्ट पब्लिश हो चुके हैं। इसमें बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी गवर्नमेंट की, और ये जो कमेटी थी, इन्होंने ये तीनों एक्ट में बदलाव के टाइम टू टाइम सजेशन दिए थे, चेंजेस किए भी गए टाइम टू टाइम। अब इसमें जो मुख्य कमेटी है, इसमें बेज बरुआ कमेटी है, विश्वनाथन कमेटी है, जस्टिस मलिमत कमेटी है, माधव मेनन कमेटी है। ये कुछ कमेटी है जिन्होंने रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे। इसके बाद जो पीसमिल अमेंडमेंट किए गए, तो इसमें 2012 में निर्भया गैंगरेप केस के बाद आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इसमें तीनों में बदलाव किए गए थे। साथ ही पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, ये भी जो 2007 से पेंडिंग था 6 साल से, तो वो बिल भी पास कर लिया गया है। और उसके बाद फिर 2018 में फिर चेंजेस किए गए हैं। फिर जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स है, तो ये डीके बसु केस है, ललिता कुमारी केस है, तो ये जजमेंट जो है, इसके भी कई प्रावधान जो है वो मान लिए गए हैं, और इसको अब कानून में ही शामिल कर लिया गया है, प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। But experts saw these changes as piecemeal, and a need was always paid for comprehensive reforms in the criminal laws. तो अब ये 3 जो बिल है, ये इस उद्देश्य से लाए गए हैं। अब इसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जो किया गया है, तो इसमें हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्योंकि सोली सोराब जी जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा था 2002 में कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, और इसमें बदलाव नहीं किए गए तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। तो इसे फिर उस टाइम जस्टिस मलिमत कमेटी बनी थी, जिन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी होम मिनिस्टर को 2003 में सजेशन दिए थे, और काफी सजेशंस अडॉप्ट करते हुए 2005, 2009, 2010 और 2014 इस तरह के अमेंडमेंट्स इसमें लाए गए थे।
इसमें जो कमेटी के रिपोर्ट्स है उसने जो सुझाव दिए थे, इसमें यह कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत ही स्लो है, क्रिमिनल्स टेक्नोलॉजिकली आगे है, पुलिस टेक्नोलॉजी में पीछे है, फॉरेंसिक साइंस का या साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जेलों में ओवर क्राउडिंग है, सजायाफ्ता मुजरिम के अलावा अंडर ट्रायल्स भी ये 2 तरह के है और इसमें जेल रिफॉर्म्स और ये भी सब होते रहते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक। लेकिन ये पुलिस मैनुअल और जेल मैनुअल बहुत पुराने हैं। पुलिस मैनुअल तो 2007 में मॉडल एक्ट प्रपोज भी किया गया, लेकिन जेल मैनुअल अभी भी पुराना ही है। पुअर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लीगल सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर्स, ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि एलएलबी में भी ये फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाया जाता है, सेकंड और थर्ड ईयर में प्रोसीजरल लॉ पढ़ाया जाता है। Huge pendency of cases, poor conviction rate, etc. These issues ultimately cause delays in providing justice. अब जो कंसल्टेशन की प्रोसेस की गई तो इसमें 2018 से शुरू हो गई थी और इसमें गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, एमपीज, इन सबसे सजेशन लिए गए थे। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस और काउंसिल्स और लॉ यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या एनजीओ थे। बड़े स्टेट्स में यूनिवर्सिटी भी बन गई है। कमिटी invited suggestions from high courts, legal experts, research institutions, civil society and general public, Supreme Court, High Court, MPs, and over 1000 suggestions came from police and at least 22 law universities, 22 law university हो गई है, and 5 judicial academies जो जजेस को ट्रेन करते हैं, forwarded their recommendations to the committee. इसके बाद फिर रिकमेंडेशन और सजेशंस की स्क्रूटिनी की गई। स्क्रूटिनी करने के बाद ये बिल स्टेक होल्डर्स और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है मतलब 6 महीने इसमें लगभग लग गए और ये रिकमेंडेशंस और सजेशन जो है इसका स्क्रूटिनी करके नए 3 कानून लाने का निश्चय किया गया और ये प्रस्तुत किए गए। कई शब्द है जो हटा दिए गए हैं, जो तीनों एक्ट में हमको नहीं मिलेंगे। तो इसमें पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, क्योंकि प्रोविंसेस की जगह प्रदेश बन गए जो एबीसीडी कैटेगरी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में। नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, लंदन गैजेट, जूरी, लाहौर, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, कॉमनवेल्थ, हर मैजेस्टी और बाय द प्रिवी काउंसिल, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, copies or extracts contained in the London Gazette or purporting to be printed by the Queen's printer, possession of the British Crown, Court of Justice in England, Her Majesty Dominions and Barrister. ये सब शब्द, कुछ शब्द AOL, Adaptation of Laws Order 1937, जब भारत में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भारत की थी, कांग्रेस की 9 बड़े स्टेट्स में, और सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिटेन की थी। इस तरह से 12 साल तक चला। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत था। और दूसरा एक ALO पास हुआ था 1950 में। उसके बाद फिर जो नया संविधान अडॉप्ट कर लिया गया, जिसमें लगभग 2 महीने टाइम लगा, 26 नवंबर 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। और ALO 1950 में भी बहुत सारे शब्द हटा दिए गए थे। उसके बाद भी फिर ये 3 जो क्रिमिनल लॉ है, ये पुराने होने की वजह से इसमें ये शब्द थे। तो CRPC में तो कई वर्ड हट चुके थे, लेकिन IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में ये शब्द थे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन कौन से ऐसे शब्द हटाए गए वो हम आज देखेंगे। अब इसमें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, तो उस टाइम जो टेक्नोलॉजी थी, जब बिजली नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं होता था, कंप्यूटर्स नहीं होते थे, मोबाइल फोन नहीं थे, तो वो टेक्नोलॉजी थी। और जो उद्देश्य था वो ये था कि जब 1857 में ब्रिटिश क्राउन ने ये टेक ओवर कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसके बाद ये 1936 का जो इंडियन पिनल कोड है, जो पहले लॉ कमीशन लॉर्ड मैकॉले ने प्रपोज किया था, ये 1960 में बना था। अब इसको बदलते हुए एक लगभग 64% चेंज करते हुए नया पिनल कोड इसमें आया है। जम्मू एंड कश्मीर में पहले रणबीर पिनल कोड था, जो लगभग IPC के जैसा ही था, महाराजा रणबीर सिंह ने जो बनाया था। हमारे देश की जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, तो इसमें जो इंडियन कंसर्न्स है, तो इसको ध्यान रखते हुए इसमें कुछ चेंजेस किए गए जो हम देखेंगे। और जस्टिस जल्दी कैसे मिले पुअर और वल्नरेबल, क्योंकि इफिशियंसी हमारी अभी भी 90% के ऊपर है, लेकिन जो एरियर्स है वो फिर भी बहुत ज्यादा है। तो इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे मॉडर्नाइज किया जाए।
सीआरपीसी में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ही कम था और इसके लिए जो नए प्रावधान किए गए वो हमने 15 दिन पहले एक प्रेजेंटेशन में देखे थे कि क्रिमिनल प्रोसीजर और कोर्ट प्रोसीडिंग में, और वैसा ही एक प्रावधान इंडियन एविडेंस एक्ट में भी है, वो हम देखेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन 2F में ऐड की गई है। जितने भी डेफिनेशन है सेक्शन 2 में है इसमें, और 2F में दिया गया है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड अदर प्रोसीजर्स, ये सब में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अलाउ कर दिया गया है। अभी इसमें बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग कमीशन इसको मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो ये सब कॉन्ट्रडिक्शन दूर करने के लिए इन्होंने ये नया प्रावधान इसमें कर दिया गया है सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में भी। Proposed law has been made user friendly and number of measures have been taken to facilitate the criminal justice system. इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैंने 2 प्रेजेंटेशन ग्रुप में पोस्ट किए थे और भी कोई लोगों को प्राइवेट चैट में भी मैंने भेजे थे। तो इसमें मैंने जो 3 टेबल बनाए हैं कि पहले सेक्शन नंबर क्या थे, अभी सेक्शन नंबर क्या है, पहले चैप्टर नंबर क्या थे, अभी चैप्टर नंबर क्या है, और इसमें क्या परिवर्तन आए हैं। ऑफ कोर्स इट इज बिल, एक्चुअल जब एक्ट आएगा उसके बाद फिर हो सकता है कि और भी इसमें चेंज हो गए, लेकिन उसके लिए अभी 2-3 महीने टाइम है और तब तक वो जब फाइनल एक्ट पास हो जाएगा तो उसके बाद फिर उनको भी रिवाइज करना पड़ेगा। बट फॉर द टाइमिंग जो एनालिसिस करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने वो पोस्ट कर दिया है और कई एडवोकेट्स को भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को भी मैंने वो प्रेजेंटेशन मेरे भेजे। नाउ डिजिटाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस, जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात होती है सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में चल रहा है। डिजिटाइजेशन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सुपरवाइज करता है, हाई कोर्ट अपने स्टेट्स के लोअर कोर्ट्स को या लोअर जुडिशियरी का जो ये है कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन वो करते हैं। लेकिन प्रोसेस में इसको कैसे लाया जाए, तो ये धीरे धीरे हो रहा था। तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज इसमें है कि EFIR, कि कोई भी ऑनलाइन कहीं से भी अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से FIR कर सकेगा, थाने जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। कोर्ट में जाना वैसे भी कई वकीलों ने बंद कर दिया है ऑलरेडी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने तक नहीं जा रहे। हमने देखा कि 5 जज के सामने भी अपने चेंबर में बैठे बैठे, जैसे हमने देखा था अभी आर्टिकल 370 की सुनवाई में, तो ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत हो चुकी है। केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट, ये सब चीजें डिजिटाइज हो जाएंगी। ये सीआरपीसी का प्रावधान है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड बाय द पुलिस व्हाइल कंडक्टिंग सर्च एंड सीजर, तलाशी की कंपलसरी वीडियोग्राफी का प्रोविजन है। होल प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ए प्लेस and taking possession of any property, including preparation of a seizure list and signing of the list by witnesses, shall be videographed on an electronic device, including mobile phone. मोबाइल फोन से शूटिंग सबको इसमें अलाउ कर दिया गया है। पुलिस को भी और पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेसी के प्रोविजन बने रहेंगे, लेकिन ये जो उसका क्या इस्तेमाल होता है तो सभी कोर्ट में दे विल बी एडमिसिबल एज एविडेंस। सच प्रोसीडिंग शैल बी फॉरवर्डेड विदाउट डिले टू द कंसर्न मैजिस्ट्रेट। तो पुलिस जहाँ पे ये शूटिंग करती है तो वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तुरंत मैजिस्ट्रेट को, वीडियो शूटिंग या ऑडियो विजुअल। फॉरेंसिक साइंस का जो इस्तेमाल है तो इससे ये एस्टिमेट किया गया है कि लगभग 35-37 हजार साइंटिस्ट के पद इसमें सृजित होंगे। और जो अभी SFSL या CFSL है, सेंट्रल या स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इस तरह की लैब 7 साल से ज्यादा की जो सजा है जहां पर, ऐसे सभी में फॉरेंसिक एविडेंस कंपलसरी हो जाएगा जो सेक्शन 49 में होता था इंडियन एविडेंस एक्ट। ये हम आज डिटेल में देखेंगे प्रावधान आई ये BSM है। Proposed law have given due importance to the use of forensic science in investigation. ये expert evidence माना जाता है एविडेंस एक्ट में। Unless forensics is used, it will not be possible to secure conviction rate of more than 30% in India. बाकी देशों में इतना ज्यादा क्विक है कि सुबह केस फाइल होता है, शाम को जजमेंट लेके लोग चले जाते हैं, और यहाँ पर तारीख से लोग परेशान रहते हैं। तो इसको कैसे फास्ट किया जाए, तो इसलिए फॉरेंसिक साइंस या फॉरेंसिक एविडेंस को इसमें बढ़ावा दिया गया। There also been given strengthening forensic science infrastructure in all union territories. सभी कोर्ट को इनको बुलाने का भी अधिकार दे दिया गया है। उनको आना पड़ेगा और एविडेंस देना पड़ेगा, और या फिर उनके रिपोर्ट है वो प्रस्तुत किए जाते तो फिर अटेंडेंस कैन बी डिस्पेंस विद, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उपस्थित हो सकते हैं। Where there is a provision of jail term of 7 or more years, तो 7 साल से ज्यादा के मामलों में ये कंपलसरी कर दिया गया है फॉरेंसिक साइंस का यूज। ये बिल 11/8 को प्रस्तुत हुआ था 2023 को, और ये तीनों बिल जो है ये स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग का ये एक्ट बनने की उम्मीद है। जो कंसल्टेशन प्रोसेस किया गया था इसके बारे में ऑलरेडी मैंने इसमें बता दिया है पहले।
अब हम आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, जो आज का टॉपिक है। ये पहले की जो स्लाइड है मैंने पहले भी प्रेजेंट कर दी थी दो अलग अलग में, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस इसको मैंने फिर से आज प्रस्तुत किया है। आज हम डिलीटेड सेक्शन देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन हटाए गए हैं, इनैक्टमेंट्स कौन कौन से रिपील किए गए हैं, या इनैक्टमेंट जो सेक्शन या शेड्यूल रिपील किए गए। तो था सेक्शन 22A जो अमेंडमेंट से डाला गया था, व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रिलेवेंट। ये आईटी एक्ट से 2000 में ये संशोधन डाला गया था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और ये जब जो आईपीसी में और इसमें किया था, साइबर क्राइम में ये ज्यादा रिलेवेंट होते थे। अब चूंकि पूरी की पूरी प्रक्रिया ही डिजिटाइज हो रही है, तो एक नया प्रावधान डाला गया है और इसलिए 22A को अननेसेसरी माना गया और इसको हटा दिया जाएगा। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर। तो ये जो इंग्लैंड से संबंधित जो था, ये विशेष प्रावधान था जिसकी आवश्यकता नहीं रही, तो ये ऑब्सोलीट प्रोविजन था, इसको हटा दिया गया। प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस, टेलीग्राफ तो 2013 में ही ऑब्सोलेट हो गए हैं। पोस्ट ऑफिस एक्ट भी नया आ रहा है, जो हो सकता है कि अभी ये 18 तारीख से, जो कल से विंटर सेशन हो रहा है या स्पेशल सेशन जो हो रहा है 5 दिन का, इस हफ्ते में प्रस्तुत होने की उम्मीद है। तो 1885 का पोस्ट ऑफिस एक्ट है, वो भी रिपील होकर नया भी ला सकता है। इवन जो ऑर्कुट या एसएमएस है, ये भी आजकल ऑब्सोलेट हो गए हैं, क्योंकि व्हाट्सएप और सिग्नल और टेलीग्राम इस तरह के इंस्टेंट मैसेंजर लोग यूज कर रहे हैं। तो ये जो किरण जी, हाँ जी नमस्कार। हाँ हाँ जी नहीं कहिए। जी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं इंटरप्ट करूंगा। और हाँ जी हमारे बीच में माननीय शैलेश सर और श्री माननीय आदिदेव सर जुड़े हुए हैं, तो हम सभी उनका स्वागत करेंगे। हाँ जी स्वागत है। और जी सर धन्यवाद। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपके भी कुछ सुझाव इसमें लेने हैं महोदय लोगों के, तो अपना कार्यक्रम आप उस हिसाब से रखिएगा। बीच में उनको बल्कि आप इनवाइट कर लीजिएगा कि ज्यादा तो वैसे भी वो हाँ नहीं जी बोलते, तो आप अपना जो भी है वो अपनी यहाँ पे सुझाव या जैसे कोई चीज है तो सर स्वागत है। ओके ठीक ठीक है, मैं इसको 2 पार्ट में कर लेता हूँ। पहला पार्ट जो है ये मैं 5 मिनट में कंक्लूड कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर दोनों का वक्तव्य हो जाए, उसके बाद फिर हम और आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। है। जैसी जैसी इच्छा हो, क्योंकि शैलेश सर हाँ और जी आमदीप सर जैसा आप जी पसंद सर जी करेंगे सर। ठीक है क्योंकि ठीक है। जी ओके ओके। फिर है प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये कोई टेरिटरी जो है वो अलग भारत से हो गया है, उसका प्रूफ किस तरह से दिया जाएगा, तो ये भी एक अननेसेसरी प्रोविजन था, यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ माना गया, तो इसको 113 को हटा दिया गया है। पावर ऑफ जूरी और असेसर्स टू पुट क्वेश्चंस। जो जूरी सिस्टम होता था कि जो उस वक्त कोर्ट में जो भी उपस्थित है, ये जूरी सिस्टम होता है कि जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं कोर्ट में, वो उनसे जैसे मेजोरिटी से उनको पूछा जाता है कि ऑडियंस क्या चाहता है, चाहे उनका लीगल नॉलेज हो या ना हो। तो ये जो जूरी सिस्टम है, ये अभी इंडिया में समाप्त कर दिया गया है। और जो असेसर्स जो है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये 166 है, इसको रिपील कर दिया गया है। शेड्यूल पुराना रिपील कर दिया गया है और एक नया शेड्यूल इसमें लाया जाएगा। तो जो इनैक्टमेंट रिपील है, ये रिपीलिंग एक्ट 1938 से पहले ही हटा दिया गया था। अब एक नया शेड्यूल है जो प्रस्तावित है। इसमें केवल एक नया सेक्शन, या वैसे देखा जाए तो 2 नए सेक्शन इसमें जोड़े जा रहे हैं और एक शेड्यूल जोड़ा जा रहा है। तो ये हम देख लेंगे और फिर हम स्टॉप करेंगे। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ये सेक्शन 61 है जो नया जोड़ा जा रहा है। ये छोटा सा ही सेक्शन है, लेकिन ये पूरा की पूरा एविडेंस की प्रक्रिया को ही बदल देगा। और 170 जो है ये रिपील एंड सेविंग्स। रिपील एंड सेविंग्स का अर्थ ये है कि पुराना जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो रिपील किया जाता है, लेकिन रिपील करने के बाद भी जो केसेस चल रहे हैं पुराने, वो चलते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड सेविंग क्लॉज। तो ये रिपील और सेविंग क्लॉज है, ये जोड़ा गया है और एक नया शेड्यूल प्रपोज है। तो ये 2 सेक्शन हम देख लेते हैं। 61 जो है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। अब इसकी लैंग्वेज निगेटिव है। इसमें ये नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड सब जगह पर माना जाएगा। इसमें यह लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को रोका नहीं जा सकेगा किसी भी कोर्ट द्वारा। इस तरह की भाषा है। तो जहां जहां पर पॉसिबल हो, कि जहां पर पहले पेपर रिकॉर्ड होते थे, तो वहां सच जगह पर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को डिनाई नहीं किया जा सकता। इस तरह का प्रावधान इसमें है। So nothing in this अधिनियम shall apply to deny the admissibility of an electronic or digital record in the evidence on the ground that it is an electronic or digital record. कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल है, इस ग्राउंड पे कोई भी एविडेंस कोई भी कोर्ट मना नहीं कर पाएगा। एंड सच रिकॉर्ड शॉल हैव द सेम लीगल इफेक्ट, वैलिडिटी एंड एनफोर्सिबिलिटी एज पेपर रिकॉर्ड्स। तो उसका लीगल इफेक्ट, वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी सेम रहेगा।
इसी तरह के कुछ प्रावधान आईटी एक्ट 2000 में सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10 में भी किए गए थे। अब उसके स्कोप को बढ़ाते हुए ये जो 61 कर दिया गया है इसमें, तो उससे जो आईटी एक्ट में जो था वो केवल ई गवर्नेंस के उद्देश्य से था, प्लस साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से था। अब ये पूरी कोर्ट की प्रक्रिया को ही बदल देगा। और अब इसमें जो शेड्यूल इसमें जोड़ा गया है, तो ये सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 63(4), ये एक नया सर्टिफिकेट इसमें जोड़ा गया जिसमें टू बी फिल्ड बाय द पार्टी एंड टू बी फिल्ड बाय द एक्सपर्ट। तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, तो उनका एविडेंस लाने के लिए जो सर्टिफिकेट जरूरी होता है पार्टी का और एक्सपर्ट का, तो ये प्रोफार्मा दिया गया। इस तरह से एक नया शेड्यूल प्रपोज है। तो ये इसका समरी है। इसके बाद फिर जो बेसिक्स है, जो कुछ कॉमन है इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये हम इसके बाद देखेंगे। अभी फिलहाल मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूं और दोनों सूचना आयुक्त महोदय को इनवाइट करता हूं। शैलेश गांधी साहब भी ध्यान से सुन रहे हैं और आत्मदीप साहब का भी स्वागत है। तो मैं यहाँ पर पॉज लेता हूँ और इसके बाद फिर हम जो बेसिक्स है वो कुछ कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। जी माननीय शैलेश सर, स्वागत है। और आपका इसमें यदि कुछ अपना विचार और इस पर कोई बातें रखनी है तो प्लीज आप रखें। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा वीरेंद्र जी। जी सर। इंडियन एविडेंस एक्ट पुराना एंड नया दोनों में पब्लिक रिकॉर्ड्स का डेफिनेशन सेम रखा है। हाँ जी। एंड जहां तक मैं समझ पाया हूं, पब्लिक रिकॉर्ड इज एनी रिकॉर्ड हेल्ड बाय गवर्नमेंट। इज दैट राइट? हाँ जी, उसमें जो 74 या 76 की यदि हम पब्लिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन करें, थोड़ा सा परिवर्तन ये किया गया है कि ये दोनों को 2 सेक्शन की बजाय 1 सेक्शन में डाल दिया गया है। लेकिन जो डेफिनेशन है इसमें कोई खास चेंज या बदलाव इसमें नहीं किया गया है। तो वो डेफिनेशन लगभग सेम है। मैं पढ़ के बताता हूँ।